जब हम कुंडली का विश्लेषण करने बैठते हैं तो कुंडली विश्लेषण मुख्य तौर पे भाव भावेश कारक के हिसाब से किया जाता है ना। पराशरी या आप बोलें कि पारंपरिक ज्योतिष में जो कुंडली का विश्लेषण है वो भाव भावेश कारक पे होता है। तो इसमें कारक जो है, कारक की क्या महत्ता है और कारक को कैसे विश्लेषण किया जाए, ये हम आज वीडियो में समझेंगे। और इसमें मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं अपने अनुभव साझा करता हूँ। तो दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, इससे ज्यादा वास्ता न रखते हुए मैं कैसे कुंडली देखते हुए जो है कि विश्लेषण करता हूँ कारक का, इस बारे में हम बात करेंगे। कारक के बारे में सबसे पहले बात समझ लें कि दो प्रकार का कारक होता कौन है। कारक है करने वाला या कारण, है ना। कारक मतलब या तो कारण किस वजह से चीज हो रही है, या करने वाला कौन कर रहा है, आप ही कर रहे हैं, है ना? आप करने वाले हैं लेकिन ग्रह आपसे करवा रहा है, और किस वजह से करवा रहा है, ये दो चीजें कारक बताता है। अब कारक समझे आप, कारक होता है दो प्रकार का। एक होता है नैसर्गिक कारक जी, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भ्राता का कारक है ना, बुध रिश्तेदार का कारक है, गुरु संतान का कारक है, शुक्र पति या पत्नी का कारक है। ये बात बहुत जरूरी है ना, शुक्र पति या पत्नी का कारक है। कुछ लोग पति कारक गुरु या पति कारक मंगल भी लेते हैं, कुछ सिस्टम में पति कारक मंगल या गुरु भी लेते हैं। इस बात को मैं उचित नहीं मानता। देखिए, पति या पत्नी साथ रहेंगे और पारिवारिक जीवन चलाएंगे, इसके लिए ही पति या पत्नी है ना, अपना गृहस्थ जीवन जिएंगे, उसको जो है कि शुक्र दिखाता है। ठीक है ना। अगर गुरु की बात करें, देखिए आदमी गुरु क्यों पति का कारक हो, क्योंकि गुरु रिस्पेक्ट दिखाता है। तो ऐसे तो शुक्र भी मंत्री है, शुक्र भी रिस्पेक्ट दिखाता है ना। तो ये गुरु या मंगल विवाह का कारक, पति का कारक स्त्री की कुंडली में देखना चाहिए, इस बात को मैं नहीं मानता, शुक्र को ही देखना चाहिए। शनि दुख का कारक। ठीक है। अब इसके अलावा कारकत्व केवल इतने में खत्म नहीं हो जाता, सूर्य और चंद्रमा राजा भी दिखाते हैं, राजा नौ रवि शीत गु, है ना। जो ये शुक्र और गुरु है वो जो है कि मंत्री कारक भी है। जो बुध है वो राजकुमार का भी कारक है। तो इसमें पहले तो एक ये समझें कि क्योंकि सूर्य चंद्रमा राजा है, राजत्व के कारक हैं, राज के कारक हैं, तो सूर्य चंद्रमा बली होंगे तो व्यक्ति राजा के जैसा होगा। तो राजा जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, व्यक्ति भी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए फ्री होगा। राजा के पास पावर होता है, प्रभाव होता है, सामर्थ होता है, शक्ति होती है, व्यक्ति के पास भी होगा। कमजोर होंगे तो व्यक्ति राजा के जैसा नहीं होगा, पावर नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं होगा, लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे, अथॉरिटी नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे करके इसको हम पहले तो समझें। ये तो एक बात हो गया नैसर्गिक कारक। इसके अलावा भाव कारक होता है। भाव कारक माने लग्न का कारक हुआ सूर्य। तो लग्न का जब विश्लेषण करें तो सूर्य का भी विश्लेषण करें। वैसे सूर्य पिता का कारक है, लग्न में आप देखेंगे तो लग्न से शरीर स्वभाव इत्यादि देखेंगे, सेहत भी देखेंगे। लग्न का कारक सूर्य है तो सूर्य से भी शरीर स्वभाव और सेहत को देखेंगे। यूं समझ लें, तो ये नहीं कह सकते कि सूर्य स्वभाव का कारक नहीं है, लग्न का कारक है और लग्न में स्वभाव आता है, तो स्वभाव का विश्लेषण करते हुए सूर्य भी विश्लेषण करेंगे। ये दूसरी बात है, इसको समझ लें आप। ठीक है। जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव का कारक गुरु है, तृतीय भाव का कारक मंगल है, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है, पंचम भाव का कारक गुरु है, छठे भाव का कारक भी मंगल है, सप्तम भाव का कारक शुक्र है, अष्टम भाव का कारक शनि है, नवम भाव का कारक गुरु है, दशम भाव का कारक बुध है, एकादश भाव का कारक गुरु है, और द्वादश भाव का कारक शनि है। फिर से अब इसमें कभी कभी ये बात होती है कि भाई छठे भाव का कारक शनि भी है, तो मैंने बोला छठे भाव का कारक मंगल है, मुख्य तौर पे मंगल ही कारक है। कुछ शनि का भी कारकत्व तो ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि छठे भाव से आती है बीमारी और शत्रु। तो शत्रु मंगल दर्शाता है तो शत्रु के लिए मंगल कारक, और बीमारी शनि दर्शाता है, बीमारी के लिए शनि कारक, ऐसा ले सकते हैं। ऐसे ही नवम भाव का कारक कभी कभी सूर्य को भी कहा है, क्योंकि नवम भाव में पिता आता है तो पिता का कारक सूर्य हो गया। उसके अलावा धर्म, किस्मत, ये सब जो चीजें हैं नवम भाव में, वो गुरु से देखी जाए। दशम भाव के कारक में बड़ा वितंडा है जी, सूर्य भी कारक है जी, शनि भी कारक है जी, और गुरु भी कारक है जी। तो दशम भाव लीनिएज भी दिखाता है ना, जिस परिवार से व्यक्ति आता है
वो भी दिखाता है। तो जिस परिवार से व्यक्ति आता है, जो लीनिएज एंसेस्ट्री जो है वो सूर्य से आती है। अब दशम भाव मान सम्मान भी दिखाता है, वो भी सूर्य से ही आता है। गुरु को दशम भाव का कारक क्यों माना जाए, मुझे समझ बात नहीं आती। शनि को दशम भाव का कारक माना जाए क्योंकि शनि कर्म कारक है, ये बात गलत है। शनि नौकर दिखाता है ना। तो शनि बली है तो आदमी के पास नौकर होते हैं, और शनि कमजोर है तो आदमी नौकर बन के जीने पर मजबूर होता है। तो अब व्यक्ति को कुछ काम न मिले, जीवन में कुछ भला ना हो, तो नौकर की तरह ही जीवन जिएगा। तो कैसा नौकर होगा, किसका नौकर होगा, कैसा मालिक होगा, ये शनि से देखा जाए। अगर कुंडली में राजयोग नहीं है या शनि कमजोर है, पीड़ित है, तो नौकर शनि दिखाता है, नौकरी शनि नहीं दिखाता। इस वजह से शनि और गुरु को दशम भाव का एक्स्ट्रा कारक जो ले लेते हैं, मेरे हिसाब से ना लिया जाए। बाकी तो भाव के कारक जो हैं सो हैं, एक ही भाव के कारक हैं, उसमें कोई दुविधा शंका नहीं है। कभी कभी चतुर्थ भाव का कारक बुध को भी ले लेते हैं इस हिसाब से, क्योंकि चतुर्थ भाव से विद्या भी देखा जाता है और बुध विद्या का कारक है। बट ये भी बात फिर ठीक है, मैं नहीं समझता हूँ केवल चंद्रमा को ही कारक ले ले वही बहुत है। ठीक है ना, विद्या वैसे चतुर्थ भाव से देखी जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट उसको देखने का कुछ अन्य प्रकार है, कभी बाद में। अब इसके बाद चर कारक, स्थिर कारक और भी बहुत अन्य प्रकार के कारक होते हैं, बट अभी मुख्य तौर पे पारंपरिक ज्योतिष में कैसा कारक का इस्तेमाल है, केवल उसी बात पे जो है कि हम अपना स्थिर रहें। अब इसमें कारक की बात हो गई। तो एक तो मुख्य बात यह हुई कि जब भाव का विश्लेषण हो तो भाव भावेश कारक तीनों का विश्लेषण, हमारे लग्न का विश्लेषण हो, व्यक्ति का स्वभाव, प्रभाव, मान सम्मान, स्वास्थ्य, जीवन की लंबाई, आयु, आरोग्य, ये सब जो है लग्न में आ रहा है, इसका विश्लेषण हो, तो लग्न का विश्लेषण हो, लग्नेश का विश्लेषण हो, और कारक का भी विश्लेषण हो। अब इसमें अनुभवजन्य तौर पे अगर देखा जाए तो मैं भाव को 40% और भावेश को 40% इंपॉर्टेंस दे देता हूँ, कारक को 20% ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। माने कहने का यह है कि अगर भाव भावेश पीड़ित है तो कारक अकेला बचा नहीं पाएगा, भाव भावेश अच्छा है तो कारक अकेला खराब नहीं कर सकता। ये तो एक बेसिक बात है। लेकिन यहां तो हम ये लेके चल रहे हैं ना कि भाव भावेश ठीक है तो भाव भावेश खराब है, तो मानिए भाव ठीक है भावेश ठीक नहीं, या भावेश ठीक है भाव ठीक नहीं, ऐसे मामले में कैसे निश्चय करें कि फल। क्योंकि एक चीज हर विद्यार्थी को मैं सिखाता हूं, आपको भी सिखा देता हूं, दो चीज होती है, सम संख्या, विषम संख्या। अगर आप सम संख्या में चीजें लेंगे, विश्लेषण के निर्णायक बिंदु अगर आप सम संख्या में लेंगे तो रिजल्ट क्या पहुंचेगी। जैसे मानिए भाव भावेश दो फैक्टर हुए ना, दो चीजें हुई, तो अब ये सम हो गया। अब भाव ठीक है भावेश खराब है, क्या बोले, मिश्रित फल कहना चाहिए। मिश्रित फल माने क्या, तो आपको विषम संख्या में फैक्टर लेना पड़ेगा ना, विषम संख्या में निर्णायक तत्व लेने पड़ेंगे, तीन, तीन, पांच, सात, विषम संख्या में। तो इसमें आप कारक को लेंगे तो भाव भावेश कारक, अब तीन ग्रह हैं, दो या तो बढ़िया हो सकते हैं या तो खराब हो सकते हैं, इस हिसाब से विश्लेषण सुगढ़ होता है, अच्छा होता है। तो पहले तो कारक तभी डालता हूं मैं जबकि विश्लेषण क्लियर नहीं होता। भाव भावेश दोनों ठीक है, कारक को इग्नोर करते हैं, भाव भावेश दोनों खराब है, कारक को हटाए। अगर भाव ठीक है भावेश गड़बड़ है, इस मामले में फिर हमको कारक को लाना पड़ेगा। भाव कैसे ठीक होगा जी, भाव को भाव का स्वामी गुरु या बुध देखता हो, भाव में बैठा हो तो भाव ठीक होगा, अन्यथा भाव ठीक नहीं। तो भाव के ठीक होने की स्थिति बड़ी कमजोर है, भाव ठीक होने के, राशि के बली होने के और भी कई चीजें हैं, आने वाले वीडियो में बात करेंगे। भावेश के साथ क्या है, भावेश ग्रह है, तो ग्रह बली होकर के अच्छा होता है, तो भावेश बली होगा तो अच्छा होगा। ये तो अच्छे होने की बात हुई। अब भावेश बली नहीं है, अस्त है, ग्रह युद्ध में जा रहा है, पीड़ित है, शत्रु ग्रहों से देखा जाता है, शत्रु ग्रहों से युद्ध है, तो भावेश पीड़ित है। भाव पे गुरु बुध या भाव का स्वामी दृष्टि नहीं रखते हैं तो भाव कमजोर है। तो इसके हिसाब से जो है कि भाव और भावेश का निर्णय किया जाए। ग्रह के एकल स्वामित्व के बारे में, ग्रह पर्सनल जिस चीज का सिग्निफिकेटर है, इसके बारे में हमने ये वाली बात समझ ली कि अगर हमको सूर्य पिता का कारक है तो पिता के बारे में अगर जानना है तो सूर्य से देखें, गुरु संतान का कारक है तो संतान के बारे में देखना है तो गुरु से देखें। ये तो एक मुख्य बात हो गई। अब इसमें दो प्रकार से चीज हो गई, संतान के बारे में देखना है तो गुरु से देखें, संतान का स्वभाव कैसा होगा, संतान कैसी तरक्की करेगी, इत्यादि इत्यादि, ये तो हुई बात एक।
व्यक्ति में संतान पैदा करने की क्षमता है नहीं है, संतान हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पिता साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये देखने के लिए गुरु या सूर्य को देखें। ये हो गई बात नंबर 2। तो दो प्रकार से कारक का विश्लेषण जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने आपको कहा कि भाई सूर्य गुरु मंत्री पद का कारक है, गुरु बली होगा तो व्यक्ति मंत्री पद के जैसे अच्छी पद, अच्छा पद जीवन में प्राप्त करेगा। गुरु बली होगा तो व्यक्ति मंत्री के जैसा होगा, जैसे मंत्री की राजा सुनता है वैसे ही व्यक्ति ऐसे लोगों के संपर्क में होगा जो कि लोग बड़े प्रभावशाली होंगे, वो व्यक्ति के सुनेंगे भी। तो इसमें भी दो प्रकार की चीजें हो गई। शनि भृत्य का नौकर का कारक है, शनि बली है आदमी के पास नौकर होंगे, शनि कमजोर है आदमी नौकर होगा, बात ये खत्म हो गई। यहां ज्यादा विश्लेषण का विषय नहीं है। पहले में कि शनि दुख का कारक है, इसमें बात आती है कि क्या व्यक्ति दुखी होगा कि नहीं होगा। इस मामले में ये समझेंगे कि शनि बली है तो दुखी नहीं होगा, शनि कमजोर है तो दुखी होगा, मुख्य बात हो गई। तो गुरु संतान का कारक है, गुरु बली होगी तो संतान होगा, गुरु बली नहीं होगी तो संतान नहीं होगा, यह तो एक बात हो गई। तो फल जो है, कारकत्व का जो फल है वो फल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ग्रह के बल से निश्चय किया जाता है। ग्रह के बली होने से, बली ग्रह कैसे होगा? अपनी राशि में, उच्च राशि में, वर्गोत्तम राशि में जाने से ग्रह बली होगा पहले। दिग्बली होने से ग्रह बली होगा। ये बल के नियम हो गए। वक्री होने से भी ग्रह को बली मानते हैं, वक्री होने से भी बली होगा। वक्रत्व के बल में और बाकी बल में थोड़ा फर्क है। इस प्रकार से ग्रह बली होगा। अगर ग्रह बली होगा, जब ग्रह बली होगा तो अपने से जुड़े हुए फल करेगा। गुरु बली होगा संतान देगा, शुक्र बली होगा पत्नी देगा, पति देगा, जो भी देगा। ये तो बात हो गई एक। अब इसमें बात हो गई, अभी तो केवल बल की बात कर ली, अब बात करते हैं प्रभाव की। कोई भी ग्रह को उसका मित्र ग्रह या शत्रु ग्रह संबंध रखता है क्या? संबंध के मामले में एक बात ध्यान रखें, लोगों को लगता है कि दृष्टि कमजोर संबंध है, युति बलशाली संबंध है, जो कतई गलत बात है। दृष्टि बलशाली होती है, युति कमजोर होता है। अगर आप चार प्रकार की मैत्री देखेंगे जो ग्रहों के बीच में होती है, चार प्रकार का संबंध देखेंगे जो ग्रह के बीच में होता है, सबसे बली संबंध है राशि परिवर्तन। दूसरा बली संबंध है राशि स्वामी की दृष्टि। तीसरा बली संबंध है एक दूसरे पे दृष्टि। चौथा बली संबंध है युति। तो जब दूसरा और तीसरा बली संबंध है, राशि स्वामी की दृष्टि और आपस में दृष्टि, तो दृष्टि बली हुई ना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ज्योतिष में जिसपे के लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देते, क्या होती गड़बड़, विश्लेषण में गड़बड़ होती है। फिर लोग रोते चिल्लाते फिरते हैं, वैदिक ज्योतिष से ठीक रिजल्ट नहीं आ रहा जी, हमने बहुत ज्योतिष पढ़ी जी, फल नहीं मिल रहा जी। अरे ठीक से पढ़ो, फल क्यों नहीं मिल रहा है? भाई ऋषि कम से कम 5-6 हजार साल पहले ज्योतिष के नियम बता के गए। 5-6 हजार साल से लोग कर रहे हैं, सबको फल मिल रहा है, तुम्हें ना आया वो फल नहीं मिल रहा तुमको। खैर, वापिस आइए, ठीक से पढ़ना होता। कोई भी ग्रह है अपने शत्रु ग्रह से संबंध रखेगा। शत्रु क्या करता है, क्या काम है शत्रु का? आपको पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, आपकी राह में अड़चन पैदा करना। तो शत्रु ग्रह से संबंध रखेगा तो ग्रह जो चीज दर्शाता है कारक होने के नाते उससे जुड़े विषयों में पीड़ा पहुंचाएगा, बाधा करेगा। तो मानिए गुरु जो कि संतान का कारक है, अगर शत्रु ग्रहों से दृष्टि या युत है तो पहले तो संतान प्राप्ति में बाधा पहुंचाएगा पहले। दूसरा पीड़ा पहुंचाएगा, संतान व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाएगी, सम्मान नहीं करेगी, कुछ परेशान करेगी, पीड़ा पहुंचाएगी, ये बात होगी। अगर गुरु शुभ ग्रहों से संबंध, मित्र ग्रहों से संबंध रखता हो तो शुभ अशुभ पे आएंगे। मित्र ग्रहों से संबंध रखता हो, अब मित्र क्या करता है? मित्र आपको सहयोग करता है, मुसीबत में होता है मित्र आपको सहयोग करता है, मित्र आपका सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप और आपका मित्र मिलकर के कुछ काम, आप अकेले काम करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, आप और आपका मित्र मिलकर के काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो गुरु संतान का कारक होने के नाते जब मित्र से संबंध है तो संतान की प्राप्ति अच्छी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, बिना किसी मेहनत के हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि मित्र ग्रह है और मित्र आपको सहयोग करता है, आपका साथ देता है, संतान आपकी सहयोग करेगी, आपका साथ देगी, आज्ञा मानेगी इत्यादि। हर कारक के बारे में यूं ही समझे। ये तो हो गई मित्र की और शत्रु की बात। अब होती है शुभ और अशुभ ग्रह की बात। एक चीज समझिए, शुभ ग्रह क्या करता है? सुख देता है। शुभ ग्रह सुख की प्राप्ति कराता है। पाप ग्रह क्या करता है जी? दुख देता है। ये समझिए, पापी का काम है बुरे काम करना, पाप करना। पाप करने से क्या होता है? अंततो गत्वा दुख प्राप्त होता है।
शुभ ग्रह का क्या काम है? शुभता करना। शुभता करने से क्या होता है जी? अंततो गत्वा शुभ फल प्राप्त होता है, यही हुआ ना निष्कर्ष। अब अगर कोई ग्रह पापक ग्रह से देखा जाए, कोई कारक पापक ग्रह से देखा जाए, मान लीजिए शुक्र पापक ग्रह से संबंध रखता है, तो पाप ग्रह से संबंध रखने से या तो पत्नी पापी हो। इसमें एक बात जरा क्लैरिफाई करता हूं, एग्जाम्पल शुक्र का इसलिए लिया है मैंने। पत्नी में और शुक्र में क्या फर्क है? सप्तमेश में और शुक्र में क्या फर्क है? सप्तम भाव भी तो पत्नी का भाव है, सप्तमेश भी तो है, शुक्र भी है। फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं, अपना गोल्डन प्रिंसिपल, सुनहरा सिद्धांत, हर क्लास में पढ़ाता हूं। इसी को पढ़ के मजा आता है, इसी से बनते हैं ज्योतिष। ज्योतिष जब आपकी शादी हो गई, एक स्त्री या पुरुष आपका पति या पत्नी हो गया, ये पति या पत्नी ध्यान रखिएगा व्यक्ति है, सप्तमेश के द्वारा देखा जाएगा, व्यक्ति भाव के स्वामी के द्वारा देखा जाएगा। लेकिन आप, विवाह तो आपका है, पति पत्नी को हटाते हैं, पत्नी आपके लिए पत्नी है, किसी के लिए बहन है, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए कुछ है। तो जो इंडिविजुअल जो है पर्सन, एकल जो व्यक्तित्व है, वो तो भावेश है, सप्तमेश है। आपका विवाह को लेकर के क्या नजरिया है, आपका विवाह को लेकर के क्या अप्रोच है, यह है सप्तम भाव। तो सप्तमेश पापक ग्रह से पीड़ित हो तो पत्नी पाप से पीड़ित होती, तो पत्नी पापी होती है, या पाप करने वाले लोग पत्नी के आसपास रहते हैं, उसको पीड़ा देते हैं। सप्तम भाव पापक ग्रह से पीड़ित हो तो सप्तम भाव आपका विवाह है, आपके विवाह में आपकी पत्नी, आपके पत्नी के घर वाले, आपके घर वाले और आपके विवाह को जो भी चीज इन्फ्लुएंस करती है, आपका प्रोफेशन भी आपके विवाह को इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी चीजें आती। तो अगर सप्तम भाव से पापक ग्रह का संबंध हो रहा है तो आपके विवाह को जो जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो सारे पापी, या फिर आप अपने विवाह में पाप कर सकते हो। आपका विवाह है सप्तम भाव। जो शुक्र है, क्या बोला मैंने आपको शुरुआत में, कारक करता है, कारक ही कारण है। शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र वीर्य का कारक है, शुक्र संभोग का कारक है। आपने शादी क्यों करी? वीर्य के लिए, संभोग के लिए, यही तो करा रहा है ना। तो आपका एक अप्रोच है, आपकी एक मेंटेलिटी है, सोच है, थिंकिंग है। आप सोचते हो शुक्र क्यों कारक है? क्योंकि पत्नी की जो डेफिनेशन है, पत्नी की जो परिभाषा है, वो शुक्र से मेल खाती है। पत्नी की परिभाषा शुक्र से मेल खाती है, इसलिए पत्नी का कारक शुक्र है, ये बात समझिए। अब आपने शादी की, आपके मन में पत्नी का कोई तो चित्रण होगा, पति का कोई चित्रण होगा, मेरी पत्नी ऐसा होना चाहिए, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, और आपकी शादी करने की भी वजह होंगी, है ना। मैं शादी इसलिए कर रहा हूं, मैं शादी उसलिए कर रहा हूं, जिसलिए भी कर रहा हूं, ये सब शुक्र से आता है। तो जब शुक्र पापक ग्रह से पीड़ित है, तो शुक्र क्योंकि आपका अप्रोच है, आप क्यों शादी कर रहे हो उसकी वजह है, तो पापक ग्रह से पीड़ित होने पर शादी करने की वजह पाप से जुड़ी हुई वजह हो सकती है। अब एक तो क्या है कि हम शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जीवन साथी चाहिए, संगिनी चाहिए, ये तो अच्छी बात हुई। ये तब होगा जब आपके शुक्र को शुभ ग्रह देख रहा है। दूसरी बात हो गई कि हम शादी कर रहे हैं क्योंकि हमको शादी करनी है, हमको कोई केवल शारीरिक सुख देने के लिए चाहिए, बस, केवल लस्ट की वजह से, कामेक्षा की वजह से शादी कर रहे हैं, तो बात गलत है। ये तब है जब शुक्र पापक ग्रह से पीड़ित है। अगर पापक ग्रह और शुभ ग्रह दोनों का संबंध है तो जीवन साथी भी चाहिए, कामेक्षा पूर्ति भी करनी है। तो जब पापक ग्रह का संबंध होता है तो व्यक्ति पाप करता है, पाप की वजह से या उन चीजों की वजह से जो कि पाप को लीड करती हैं, जिसकी वजह से पाप होता है, उस वजह से व्यक्ति विवाह करता है, करना चाहता है। जैसे मानिए कि शुक्र के ऊपर पाप ग्रह का संबंध है तो आदमी पैसे के लिए शादी कर ले, लेकिन अब पैसे के लिए शादी करना अच्छी बात तो नहीं है ना, फिर भी पैसे के लिए शादी कर ले इत्यादि। ये समझिए, शुभ ग्रह का संबंध होगा तो क्यों? जीवन साथी पाने के लिए, सहयोग पाने के लिए व्यक्ति जो है कि शादी कर रहा है। मैं शादी करूंगा, संतान पैदा करूंगा, इससे समाज का भला होगा, इस वजह से शादी करो। तो अप्रोच क्या है, किस वजह से काम कर रहा है, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए बाहर निकले कि आज जाऊंगा, चार लोगों से परेशान करूंगा, लड़ाई झगड़ा करूंगा, तो ये व्यक्ति फिर बाहर जाकर के काम ठीक तो नहीं कर सकता ना, लोगों से लड़ाई झगड़े वाले काम करे।
तो इस हिसाब से जो है कि पापक ग्रह और शुभ ग्रह का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको एक बात समझ आ गई होगी, नहीं आ रही हाईलाइट कर देता हूं। तीन बातें हैं। ग्रह बली है, अलग बात होती है। ग्रह बलशाली है, ये अलग बात है। ग्रह को मित्र ग्रह या शत्रु ग्रह देख रहे हैं, संबंध कर रहे हैं, ये अलग बात है। ग्रह को शुभ ग्रह या पापक ग्रह संबंध कर रहे हैं, ये तीन अलग अलग बातें हैं। उच्च का ग्रह पाप पीड़ित हो सकता है, उच्च का ग्रह शत्रु ग्रह से पीड़ित हो सकता है, नीच का ग्रह मित्र ग्रह से पीड़ित हो सकता है, नीच का ग्रह शुभ ग्रह से संबंधी हो सकता है, मित्र ग्रह से पीड़ित नहीं होगा, मित्र ग्रह से संबंधी हो सकता है। यह तीन अलग अलग बातें हैं, इसको अगर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे तो ही ज्योतिष कर पाएंगे, नहीं इसको कंफ्यूज आप कर देंगे बहुत गड़बड़ है ना। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, तीन अलग अलग बातें हैं। सर हमारे शुक्र को शनि देखता है, शनि तो मित्र है, लेकिन बुरा फल हमको क्यों प्राप्त हो रहा है? अरे क्योंकि शनि पापी है, तो पाप फल वो देगा। लेकिन क्योंकि मित्र है और मित्र काम आसानी से देता है, तो आसानी से पाप फल दे देगा। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शुक्र के साथ अगर शनि का संबंध हो, वैसे कुछ शनि खराब नहीं करता है, जनरली ये संबंध ठीक रहता है। लेकिन अगर व्यक्ति शुक्र के साथ शनि होने से पाप करने आ जाए, शुक्र है कामेक्षा, अगर कामेक्षा में पाप करने के लिए आ जाए, विवाहितर संबंध बना ले, किसी से अवैध संबंध बना ले, फिर देखिए आप अकेला शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन कुंडली ऐसी तबाह करेगा कि व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता रहेगा, उपाय ढूंढता रहेगा, सुबह शाम मंदिर क्या जाए, मंदिर में ही पड़ा रहे, 1000 साल तक भी पड़ा रहे, तो भी कुछ भला नहीं हो सकता। क्योंकि एक तो मित्र ग्रह और एक पापी, तो पाप करना आसान है बहुत, और जैसे कर लिया। मित्र पाप ग्रह से संबंधी शुक्र आपको आस पास सब जगह मौके देता रहेगा कि यहां से विवाहितर संबंध बना लो, यहाँ चीट कर लो, वहां चीट कर लो, और आप कर लो। फिर देखो कैसे दुख देता है। ज्योतिष का क्या पर्पस? ज्योतिष का पर्पस यह है कि भविष्य में क्या होगा यह पता चले, और उसको पता करके व्यक्ति जो है कि इस प्रकार से बर्ताव करे कि बुरा फल ना हो। यही तो पर्पस है ना, और क्या पर्पस? क्या बात हो गई, समझ क्लियर हो गई। अब दो और बातें कारक के बारे में। तो आप जो काम कर रहे हैं, जो कि कारक आपका दर्शाता है, अब आप ये कर क्यों रहे हैं, ये भी हम समझे, और कैसे होगा, क्यों कर रहे हैं और कैसे होगा। यहां पर खेल आता है राशि का और भाव का। भाव दर्शाता है कैसे होगा। जैसे मानिए कि नवम भाव है देवता का, मंदिर का, पिता का, गुरु का। तो कोई कारक जो नवम भाव में है, तो देवता से गुरु से होगा, पूजा पाठ से होगा। मानिए कि नवम भाव में बैठा है गुरु, तो संतान की प्राप्ति देवता से, पूजा पाठ से, बड़ों के सहयोग से होगी, ऐसे होगा। ठीक है। शुक्र बैठा है चौथे भाव में, तो विवाह कैसे होगा? माता के सहयोग से होगा, घर वालों के सहयोग से होगा, इत्यादि। कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों शादी करना चाहते हैं, क्यों संतान करना चाहते हैं, क्या ऐसी कमी है व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के मन में जिसकी वजह से वो शादी, संतान या कुछ भी करना चाहते। ये बात हो गई राशि से, यह बात राशि से होगी। उदाहरण स्वरूप अगर गुरु जो है कि मिथुन राशि में बैठा है, मिथुन राशि युगल राशि है, राशि को समझना है, राशि की तस्वीर देखिए। मिथुन राशि में एक पुरुष है, एक स्त्री है, पुरुष के हाथ में गदा है, स्त्री के हाथ में वीणा है, पार्टनर। तो मिथुन राशि में गुरु है, तो आदमी संतान क्यों चाहता है? आदमी संतान चाहता है ताकि संतान उसका सहयोग करे। उसको लगता है कि जिंदगी में बहुत लोगों ने मेरा सहयोग नहीं दिया, बहुत लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, संतान कर लूंगा, संतान साथ देगी। यहाँ सोचने की बात है, साथ देगी क्या, ये तो सवाल है ना। व्यक्ति ये चाहता है व्यक्ति की उसको पता हो या ना पता हो, ज्योतिष वो बताता है जो व्यक्ति को खुद को भी नहीं पता होता, तो वो तो अलग बात है। मिथुन राशि से गुरु का संबंध है, आदमी चाहता है कि संतान मेरा साथ दे, क्योंकि मिथुन राशि साथ को दर्शाती है। संतान साथ देगी क्या? साथ कौन देता है? मित्र साथ देता है। गुरु मित्र ग्रहों से संबंध रखता हो तो संतान साथ देगी, अन्यथा नहीं। विश्लेषण आसान है, ज्योतिष बड़ा आसान काम है, तत्व तो ज्योतिष का समझना पड़ता है, बाकी काम आसान।
वैदिक ज्योतिष से ज्यादा आसान कुछ नहीं है। तत्व तो समझना होता है, इस बात को आप समझ लें। समझे बिना सीखे बिना काम करने से सब मुश्किल है। जिसको जो आता हो उसके लिए आसान है। नॉर्मल पॉइंट हो। एक चीज और हमने बहुत नोटिस की, वो ये है कि कारक का विश्लेषण करने में विशेषता क्या है। आप अगर मुझको ये कहो कि 12-13 साल से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, कुंडलियां देख रहा हूँ, तो 12-13 साल में मैंने क्या ऐसा पाया विशेष, यह है कि हर योग और हर चीज अलग प्रकार से काम करती है। एक उदाहरण लेते हैं, पाप कर्तरी। पता होगा आपको पाप कर्तरी के बारे में, नहीं मैं बता देता। एक ग्रह के आगे और पीछे, आगे पीछे या तो डिग्री से आगे पीछे उसी राशि में उसी भाव में, या अगले और पिछले भाव में जब पाप ग्रह होते हैं तो वो पाप कर्तरी या पाप मध्य होता है। बात समझे, कर्तरी माने कैंची। कर्तरी के लिए आगे जो ग्रह है वो होना चाहिए वक्री, पापी और वक्री। पीछे जो ग्रह है वो होना चाहिए मार्गी, सीधा। तो कैंची बनेगी, आगे वाला वक्री ग्रह पीछे आएगा, पीछे वाला सीधा ग्रह जो है कि आगे जाएगा। कर्तरी बनेगी, कैंची बनेगी, ये बहुत परेशान करेगी। अगर पीछे बैठा ग्रह वक्री हो, आगे बैठा ग्रह शीघ्र गति हो, नॉर्मल हो, डायरेक्ट हो, या दोनों ही डायरेक्ट हो या दोनों ही वक्री हो, तो सिर्फ पाप मध्य बनेगा। मध्य मतलब पाप के बीच बैठा हुआ, पाप ग्रहों के बीच बैठा हुआ, पाप कर्तरी नहीं बने। जितने भी बुरे फल हैं सारे बुरे फल पाप कर्तरी के हैं, पाप मध्य के नहीं है। पाप मध्य में क्या होता है, व्यक्ति बुरी संगति में जाके मुसीबत खाता है। मानिए कि शुक्र के आगे और पीछे पापक ग्रह बैठे हैं, आदमी बहुत अच्छा है, जीवन साथी से बहुत प्यार करता है। अरे शुक्र प्यार का कारक है ना, जीवन साथी से बहुत प्यार करता है। लेकिन आगे पीछे पाप ग्रह बैठे हैं, बुरी संगत, बुरे दोस्तों, बुरे प्रभाव, प्रभाव घर वालों भाई बहन से भी आ सकता है। उस बुरे प्रभाव की वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़ा कर सकता है। प्रभाव पे ध्यान दे। अगर कर्तरी हो इसकी जगह पे, तो कर्तरी माने कैंची, और मृत्यु कारक होता है कैंची। कैंची मृत्यु कारक होता है, और मेरा अनुभव कहता है कि कर्तरी सिर्फ कारक पे लगाना चाहिए। भाव के स्वामी पे या भाव पे कारक लगाने से फल नहीं मैंने मिलते। तो कोई भी कारक अगर कर्तरी में चला जाएगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, या बहुत गंभीर लॉस होता है। तो मानिए अगर शुक्र पाप कर्तरी में चला जाए तो जीवन साथी की मृत्यु या जीवन साथी से विच्छोह, तलाक हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा, कर्तरी केवल कारक पे यूज करनी है। तो सप्तमेश पाप कर्तरी में गया, मेरे को कोई मतलब नहीं है, शुक्र पाप कर्तरी में जाना चाहिए। मृत्यु हो सकती है या विवाह विच्छेद हो सकता है। शुक्र कमजोर पीड़ित होगा। पीड़ित कैसे होगा, पाप ग्रह से संबंध रख के, शत्रु ग्रह से संबंध रख के पीड़ित होगा। तो पत्नी की मृत्यु या पत्नी से विच्छेद हो सकता है। ये बात हो गई कर्तरी की। अनुभव की बात ये हुई कि कर्तरी केवल कारक पे लगाना है, भावेश पे नहीं लगाना। शुक्र किसी भाव का स्वामी हो, पाप कर्तरी में जाकर उस भाव से बुरा फल नहीं करता। पत्नी या पति से जुड़े बुरे फल जरूर करता है। ये एक बात, इसको समझे। इसके अलावा कारक से कौन से ग्रह केंद्र में बैठे हैं ये भी बड़े। दरअसल मुख्य बात यह है कि जब हम योग पढ़ते हैं तो आते हैं कुछ खास प्रकार के योग। इसमें मैं समझता हूं कि सूर्य के योग और चंद्र के जो योग है ये सबसे अधिक लगते हैं कारक पे। बाकी के जो योग हैं वो ग्रहों पे लगते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि योग बताने का क्या मतलब है। विश्लेषण तो सारा नॉर्मल ही हो जाता है, योग का कहाँ इंपॉर्टेंस है। गजकेसरी योग कितना फल करता है, सिर्फ योग पे कुंडली देखी नहीं जा सकती। तो योग बताने का मतलब क्या, ऋषि ने योग बताए क्यों है, योग समझाने के लिए बताया कि विश्लेषण कैसे करना है। योगों में बहुत रहस्य है, योग किसी को समझना आना चाहिए। सूर्य और चंद्र के जो योग हैं ये ग्रह एज कारक पे लगते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कर्तरी। अरे कर्तरी सुनफा अनफा दुर्धरा वेशी वाशी उभयचरी का ही तो एक्सटेंशन है। उसी की डीपर समझ है, उसी की गहरी समझ है कर्तरी। अगला योग आता है उत्तम मध्यम अधम योग सूर्य का, और गजकेशरी जैसा योग चंद्रमा के। इसमें क्या करते हैं, केंद्र में देखते हैं। चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो गजकेशरी। सूर्य चंद्र के योग कारक पे लगाने चाहिए। कारक से केंद्र में ग्रह हो क्या करता है, केंद्र करता है सपोर्ट, सहयोग, मुसीबत। केंद्र मुसीबत, हाँ जी। कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा, कंटक माने कांटा।
क्या परेशान करेगा? आपने संतान हो गई आपको गुरु से, संतान को क्या परेशान करेगी, संतान का सुख लेने में क्या बाधा होगी? ये बाधा दर्शाता है केंद्र। गुरु से केंद्र में जो ग्रह हो उससे जुड़ी समस्या संतान को होगी, वो आपके संतति के सुख में बाधा पहुंचाएगा। मानिए गुरु से केंद्र में हो गया मंगल, मंगल है गुस्से का कारक, तो गुस्से की वजह से संतान से मिलने वाले सुख में बाधा आएगी। गुस्से की वजह से संतान पीड़ित होगी, हो सकता है बच्चा बहुत गुस्सैल हो, गुस्से में कुछ ऐसी हरकतें कर दे जिसकी वजह से उसको दंड भुगतना पड़े। फिर आपकी कुंडली में दिख रहा है ना योग, उसकी में तो दिख नहीं रहा, आपकी में दिख रहा है, तो गुस्से से उसको दंड भुगतना पड़ेगा, और देखा आपकी कुंडली में रहा है तो लपेटे में आप भी आएंगे, परेशानी आपको भी होगी। इस प्रकार से इसको समझे। शुभ ग्रह हो केंद्र में तो सहयोगी होता है, क्योंकि केंद्र में क्या है, सप्तम में आपकी पत्नी, चतुर्थ में आपका घर, दशम में आपकी नौकरी, ये आपको सहयोग करते हैं ना अच्छा जीवन जीने में। लग्न में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ही सहयोग करता है, स्वास्थ्य नहीं तो क्या। तो शुभ ग्रह जब केंद्र में हो तो सहयोग करता है, पाप ग्रह जब केंद्र में हो तो पीड़ा देता है। तो मानिए कि गुरु से केंद्र में शुक्र बैठा है, तो संतान को बहुत सहयोग करेगी उसकी पत्नी, आपकी पत्नी, उसकी माता जी, ये संतान को बहुत सहयोग करेगी, इसकी वजह से संतान सुख पाएगा। सहयोग ऐसा वैसा नहीं, सहयोग ऐसा कि अगर गुरु से केंद्र में शुक्र हो तो संतान की पत्नी इतना अच्छा सहयोग करने वाली है कि संतान के अभाव में, जब संतान ना हो उस समय उसकी पत्नी संतान की सारी जिम्मेदारियां ऐसी निभाएगी कि आपको संतान की कमी ही महसूस नहीं। इस प्रकार से समझा। और तीसरी बात, उपचय में बैठा ग्रह। उपचय होता है तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव। किसी भी कारक से जो ग्रह उपचय में बैठा है वो बताता है अनुभव, एक्सपीरियंस। सबसे पहले तृतीय भाव, फिर षष्ठ भाव, फिर दशम भाव, फिर एकादश भाव। ऑर्डर को ध्यान, ऑर्डर को बहुत जरूरी से ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि हर एक उपचय में ग्रह हो, अगर केवल एक ही ग्रह है चारों भाव में तो केवल उसी का फल होगा। अगर बहुत सारे ग्रह हैं तो फल को बांट लीजिए। मैं कह रहा हूं कि ग्रह अपने उपचय वाले ग्रह के साथ मिलके फल देता है, समझिए। मानिए कि व्यक्ति की शादी हो गई, 30 साल की उम्र में व्यक्ति जीता है 60 साल तक, तो अगले 30 साल तक उसको विवाह का फल मिले। अब मान लीजिए कि शुक्र से उपचय में दो ग्रह हैं, एक है शनि, दूसरा है गुरु। पहले शनि तृतीय भाव में है, गुरु दशम, शुक्र से। तो पहले शनि के, पहले तो 30 साल की उम्र में शादी होगी, 60 साल तक विवाह को एंजॉय करेगा, तो 30 साल तक फल मिलेगा उसको। अब 30 साल को दो हिस्से में बांट लीजिए जी, 15-15 साल के हिस्से हो गए। पहले हिस्से, पहले तृतीय भाव में शुक्र मिलेगा शनि से, पहले 15 साल विवाह में होगा दुख शनि की वजह से, विवाह में होगा स्ट्रगल शनि की वजह से, लेकिन जीवन साथी से मिलेगा सहयोग, क्योंकि शनि मित्र है शुक्र। सहयोग मिलेगा लेकिन दुख भी होगा। तो आपने विवाह कर लिया, अब आसपास के लोग आपको दुख दे रहे हैं, या प्रोफेशन में या और चीजों में दुख है, जीवन साथी आपका सहयोग कर रहा है लेकिन दुख है। और आखिरी 15 साल में गुरु, तो आखिरी 15 साल में धर्म का लाभ होगा, किस्मत चमकेगी, गुरु किस्मत का भी कारक है ना, देवता की कृपा प्राप्त होगी, गुरु इसका भी कारक है। लेकिन क्योंकि गुरु शुक्र से शत्रु है, इसलिए पत्नी के साथ चीजें हासिल करने में बाधा होगी। और क्योंकि गुरु शत्रु है तो पत्नी से थोड़ी शत्रुता, वैमनस्य, मनमुटाव भी हो सकता। तो उपचय में जो ग्रह बैठे हैं, यूं समझिए कि जैसे गुरु संतान का कारक है, तो संतान होते ही गुरु अपने से उपचय में कूदना शुरू करता है। तीसरे भाव से शुरू करता है, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में जाता है। अंत समय में गुरु अपने से 11वें में होगा, शुरुआत अपने से तीसरे में करेगा और अपने से केंद्र में उछलता रहेगा। और जैसे जैसे ग्रहों से मिलेगा वैसा वैसा फल समय के साथ, कारक के सिलसिले में गुरु है तो संतान के सिलसिले में संतान के साथ वैसा वैसा फल करता रहेगा। और एक बात, दशा हम देखते हैं, दशा अंतरदशा फल बताती, किसका बताती? आपका फल बताती।
संतान इत्यादि के साथ क्या होगा, इसका फल भी दशांतरदशा से देखिए देखा जा सकता है। कोई ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा हो तो संतान के भाव पंचम भाव से 12वें में है। गुरु से भी देख लीजिए, अगर गुरु से भी 6 8 12 बुरे घर में है तो इस दशा में संतान को पीड़ा होगी। ये सब बातें ठीक, संतान को पीड़ा हो रही है ये तो ठीक है। संतान का आपसे संबंध कैसा है, संतान को पीड़ा हो रही है, संतान आपको भी पीड़ा दे रही है क्या? उसके लिए ये जो उपचय वाला जो नियम मैंने आपको भी बताया, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि दशा वशा सब एक तरफ और ये नियम एक तरफ, आप कुंडली में लगा के देखिए, नतीजा आपके सामने होगा। फिर बात